दोस्तों मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जो रियल एस्टेट होता है किसी भी पर्सन की लाइफ का सबसे सबसे महंगा डिसीजन होता है, सबसे कॉस्टलीस्ट परचेज होता है। तो उसके बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में कैसे प्रॉपर रियल एस्टेट की रिसर्च की जाती है, कैसे बजट डिसाइड किया जाता है, मतलब हर एक चीज रियल एस्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। जो 10-15 हजार का फोन होता है ना, उसको भी खरीदने से पहले हम लोग 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन रिसर्च करते हैं कि भैया रैम क्या है, रोम क्या है, बैटरी। लेकिन वहीं जहाँ हमारी 15-20 साल की कमाई, 15-20 साल की मैं बात कर रहा हूँ, कमाई लगने वाली है, उसके बारे में हम ज्यादा रिसर्च वगैरह नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता प्रॉपर कोई रियल एस्टेट को इतना कुछ अवेयर नहीं है। तो आप इस चैनल एंड टीवी रियल एस्टेट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें मैं आने वाले समय में अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। उसमें रियल एस्टेट कैसे परचेज करना है, सेलिंग, मतलब हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो अपने लाइफ टाइम में ही जो 100 करोड़ से भी 100 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन होता है उससे भी ज्यादा बिजनेस करेंगे। या तो आप खुद प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, या तो आपके कोई क्लोज रिलेटिव, आपका साला साली, आपके फूफा जिया ताऊ, मतलब आपके सर्कल में ही, फैमिली सर्कल में ही आप 100 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन विटनेस करने वाले हैं। और रियल एस्टेट में कैसा होता है, अगर आप एक कोई छोटी मिस्टेक करते हैं तो आपको बहुत भारी पड़ती है। अगर आपने कोई डेलिकेट प्रॉपर्टी खरीदी है तो फिर आप उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक फोन 10-15 हजार का अगर आपने खरीद लिया गलत, तो उसमें उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर वहीं आपने समझ लीजिए 2 करोड़ का कोई फ्लैट गलत खरीद लिया और उसकी ईएमआई 15 साल 20 साल तक देनी है, तो फिर तो समस्या हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, एंड भी रियल एस्टेट इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए। ये अगर आप बिगिनर्स हैं या तो इंटरमीडिएट हैं, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करना चाहता है या तो कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये रियल एस्टेट है ना, बहुत लुक्रेटिव है, बहुत ही एक लुभावना, जो लुभाता है ना हमें इन्वेस्टमेंट, वो है। क्योंकि जो रियल एस्टेट होता है ना, ये स्टेडी इनकम, स्टेडी इनकम देता है रेंट के फॉर्म में। और इसके अलावा इसमें जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होता है वो अलग होता है, यानी कि इसमें आपको रेंट भी मिलता है प्लस इसका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने सही प्रॉपर्टी चूज की है तब। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अभी इंडिया में जो रियल एस्टेट की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी भी ज्यादा है और धीरे धीरे समय में, आने वाले समय में और भी बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से इंडिया में रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज्यादा है। और रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका खुद का एक घर नहीं, एटलीस्ट आपके पास एक घर तो रहना ही चाहिए खुद के रहने के लिए। और इसके अलावा आप अपने बाल बच्चे के लिए, बेटे बेटी के लिए भी अलग से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि उनकी सैलरी इतने बहुत कम रहेगी और वो इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा रियल एस्टेट इंडिया में कि लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो आपको पहले से ही अपने जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी लंदन में कैसा हो गया है, लोगों का जो भी माँ बाप है उनको ये टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। उनका टेंशन ये है कि भैया उसको वो अपना खुद का कभी घर खरीद पाएगा कि नहीं, कि वो जिंदगी भर रेंट पे ही रहता रहेगा। उधर ऐसा होगा कि मोर देन 50% ऑफ एवरेज सैलरी सिर्फ रेंट पे करने में जा रही है। इतना ज्यादा रेंटल्स हो गए हैं उधर। वही सेम फिनोमिनन धीरे धीरे इंडिया में भी प्ले आउट करने वाला है। अब मुंबई जैसे शहर में तो अभी धीरे धीरे होने भी लगा है, यानी कि एवरेज सैलरी का 30-40% सिर्फ रेंट में जा रहा है, और आने वाले समय में ये रेंट और भी बढ़ेगा। उस स्पीड से सैलरियां नहीं बढ़ रही हैं लोगों। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सीखना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स है जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये ऐसे टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब यहाँ वहाँ लोग जाके रहते हैं, या तो इसमें सिंगल कोई बैचलर रहेगा, या तो फ्रेंड्स रहेंगे, तो फैमिली, यानी कि लोगों के रहने के लिए, पब्लिक के रहने के लिए जो जगह होती है उनको रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कहा जाता है। ये जो होते हैं, ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बेस्ट होते हैं रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए। क्योंकि इसमें कोई ना कोई हमेशा आके आपके घर में रहेगा तो वो आपको रेंट पे करेगा, अगर आपका जो घर है वो प्रॉपर लोकेशन पे है तब। ये बात को नोट करना बहुत जरूरी है कि ये जो रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग अप्रोच है वो बहुत लोग फॉलो करते हैं। ये इजी रहता है, इसमें टेनेंट ढूंढना भी इजी रहता है, प्लस ऑपरेट करना भी बहुत इजी रहता है। अब सेकंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कैसा होता है कि जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, इसके अलावा जो रिटेल स्पेसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारे
कमर्शियल स्पेसेस होते हैं उसको खरीदना, उसको रेंट पे देना कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया में अभी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है ना ओवर सप्लाइड है, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज के पीछे मत चलिए, क्योंकि उसमें टेनेंट ढूंढना, फिर उससे नेगोशिएट करना, फिर उससे वो सब करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वहीं अगर आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका बेटा बेटी जाके उधर रह लेगा, कोई तो उधर रह लेगा। पर वहीं कमर्शियल में कैसा होता है, किसी एक कंपनी आई, अपना ऑफिस बनाई, उसमें कुछ महीना साल भर रहा, फिर वो छोड़ के चली गई, फिर आपको ढूंढने में दूसरे प्रॉब्लम होगी। सो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉट फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी। लोग बहुत बोल रहे हैं कि उसमें 6% 7% रेंटल ईल्ड मिलता है, पर नहीं मिलता है। अब थर्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं जो रियल एस्टेट में कर सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स के थ्रू। इसके ऊपर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बताया है, बट इसमें एक छोटा सा बता देता हूँ। देखिए जो रीट्स होती है ना, एक कंपनीज होती हैं, यानी कि एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो अलग अलग रियल एस्टेट को परचेज करती हैं। तो उस पे जो रियल एस्टेट का कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो तो होगा ही, और साथ ही साथ जो रेंट मिलेगा उन कंपनीज को, वो अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने उस कंपनी का रीट लिया हुआ है उसके उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो रीट्स में क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है, अब जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, उसको एक एज ए सिंगल पर्सन खरीदना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से लोग बहुत सारे मिलके एक रीट वाली कंपनी को देते हैं, वो उन लोगों की बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को खरीद के वहां से रेंटल जनरेट करती है, रेंटल उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्लस जब आपको आपका मतलब प्रॉपर्टी का रीट का पोर्शन बेचना हो, तो आप ये स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बेच सकते हैं। तो ये रीट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस वजह से आप इसमें छोटे अमाउंट से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है अगर आपको बेस्ट पॉसिबल वे में, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो एज ए बिगिनर या तो इंटरमीडिएट रियल एस्टेट आप इन्वेस्टर हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप एक बेटर डिसीजन तक पहुंच सकें। तो सबसे पहला स्टेप आपको, सबसे पहले आपका गोल जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसमें मैं खुद रहूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, कि मैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा क्या उसमें क्या मतलब एक्चुअल कॉल क्या है, मतलब क्या रहेगा, मैं उसको पैसिव इनकम के लिए कि बस थोड़ा रेंटल आते रहे, कि थोड़ा अप्रिशिएट हो जाए, मैं उसको बेच कर कर जाऊंगा। सबसे पहले आपको आपका क्या पर्पज है उस प्रॉपर्टी को लेकर ये डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। आपको जो निजी मार्केट में आप उस रियल एस्टेट को परचेज करने जा रहे हैं उस पर थरो रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए चाहे स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही डेप्थ जानकारी होनी जरूरी है। आपको रियल एस्टेट के समय जो नेबरहुड का ट्रेंड है, रेंटल यील्ड क्या है, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो सब चीजें पहले ही रिसर्च करके रखनी पड़ेगी। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। आपको अपने फाइनेंशियल के ऊपर ध्यान देना है, फाइनेंशियल पे फोकस करना है। तो सबसे पहले लोग बजट डिसाइड करते हैं, पर उसके बजट के ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा कि बजट का क्या सीन रहता है, लोग कैसे जाने अनजाने में अपने लिए गलत बजट डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके बजट के लिए ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका बजट क्या है और आपको कौन कौन से अलग अलग फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल हैं, कि आपको कितना होम लोन मिल सकता है, कितना डाउन पेमेंट वगैरह, वो सब आपको करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे। होता है ना ये बहुत ही एक बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपको एक रियल एस्टेट एजेंट, जो रेप्यूटेबल रियल एस्टेट एजेंट होता है, उससे आपको उसके साथ एसोसिएट करना है ताकि वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी खोज के ला सके और नेगोशिएशन में भी आपकी हेल्प कर सके और डील क्लोज करने में भी हेल्प करे। तो आपको एक प्रोफेशनल के साथ जरूर एसोसिएट करना चाहिए, आपको खुद से नहीं निकल जाना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और वो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर देता है। तो अब स्टेप 5 के बारे में बात करते हैं। अब आपने कोई एक प्रॉपर्टी सपोज चूज कर लिया है, अब किसी एक प्रोफेशनल को बुला के आप उसके प्रॉपर्टी का प्रॉपर इंस्पेक्शन कराइए कि प्रॉपर्टी का कंडीशन क्या है, कोई उसमें स्ट्रक्चर में इश्यूज तो नहीं है, कहीं कुछ स्लैब लैब मतलब उसके बीम वगैरह को तो डैमेज नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें करना भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं, देखिए जो रियल एस्टेट होता है ना उसमें आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना है नेगोशिएट करने, मतलब मोल भाव करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि रियल एस्टेट में प्राइजेस जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत भी करा लेंगे नेगोशिएशन में तो आप अपनी लाखों रुपए बचा सकते हैं। कुछ टिप्स है जो
मतलब बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है, फायदेमंद हो सकती है। तो पहला टिप है, अपने को कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो रियल एस्टेट का ही हो, छोटे से स्टार्ट करना है, फिर उसको आगे चल के स्केल अप करना है। भले से ही हम अपना अगर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, पहले हम एक छोटे से फ्लैट की तरफ जाएं, फिर धीरे धीरे हम मल्टीपल फ्लैट्स मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। सेकेंड टिप क्या है कि हमें अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रियल एस्टेट है उसको एक ही लोकेशन, एक ही सोसाइटी में न लेते हुए अलग अलग हो सके सिटीज में, जो इंडिया की 7 मोस्ट पॉपुलर सिटीज हैं उनमें अलग अलग। तो मतलब उससे क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में कोई कुछ इश्यूज आते हैं तो आपके जो हेज बना रहे, मतलब एक बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है इन्वेस्टमेंट में। अब थर्ड टिप के बारे में बात करते हैं कि देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसके लिए किसी एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। वो चार्जेस आपसे लेगा, लेकिन आपको एक अच्छा जेन्युइन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और फोर्थ टिप जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मार्केट ट्रेंड से हमेशा अपडेटेड रहना है, कि जिस भी मार्केट में आप रियल एस्टेट खरीदने चाह रहे हैं, उस मार्केट में रियल एस्टेट से रिगार्डिंग क्या हो रही है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आ रही है, क्या जा रही है, अगर कुछ हाईवे बन रहा है कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन, मतलब उसके बारे में आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। अब फिर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट होता है ना, ये एक लॉन्ग टर्म एंडलेस मैराथन होता है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, तो इसमें आपको लॉन्ग होराइजन को देख के चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और फिर उसको 1-2 महीने में बेच के निकल जाऊंगा। अगर सपोज वो प्रॉपर्टी अगर अच्छी है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई मान लिया, लेकिन अगर आप बेच के निकल जाएंगे तो आप जाएंगे कहाँ से? फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लगाएंगे, और फिर जितना ज्यादा आप ये इसको चर्न करते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए जो मतलब प्रोबेबिलिटी है लॉस की वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि रियल एस्टेट में आप एक बार चर्न करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं होता। अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है तो उस पर इन्वेस्टेड रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत मतलब लॉन्गर टर्म के लिए। उनसे कोई पूछता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए खरीदते हैं, तो उनका एक अच्छा से सुंदर जवाब आता है कि मैं उसे हमेशा के लिए खरीदना चाहता हूँ, फॉर एवर। तो वैसे ही हमें ऐसी ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करनी चाहिए जो हम 1-2 साल में बेच के नहीं निकलने वाले हैं, जो हम जिसको हमेशा रखना चाहें। आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो का कंक्लूजन क्या है। देखिए, जो रियल एस्टेट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी पर्सन की लाइफ का। और ये एक अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है अगर आपको अपना वेल्थ इंक्रीज करना है। ये जो रियल एस्टेट होता है, ये वेल्थ बिल्डिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट टूल होता है। तो उम्मीद करता हूँ यह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट है किसी भी तरीके का रियल एस्टेट से रिलेटेड, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।